आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी कि भी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स किस तरह से बनती हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप एज ए काउंसलर काम करेंगे तो यू शुड नो कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो है वो किस तरह से होती हैं। दूसरा, आपकी जो एक्टिविटी है, अभी काफी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि किस तरह से हम अपनी एक्टिविटीज को लिखें। आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए आप किस तरह से इस चीज को मेंशन करेंगे, तो उसके लिए भी आप एक सेकेंड होल्ड रखना भाई। रिपोर्ट्स होती हैं जो हमारी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती हैं, वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होती है। डायग्नोस्टिक पर्पस क्या होता है, कोई बताएगा? पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। आवाज नहीं आ रही भी किसकी जो है। डायग्नोस पर्पस का मतलब होता है कि to find the cause of the problem. Cause. To know the whether it's mild, moderate or. Okay. वो sir to finding the solution sir. रूट कॉज एनालिसिस भी होता है ना आरती। रूट कॉज को पता करने के लिए प्रॉब्लम को है, तो जब हम आपने अब थ्योरी जो पढ़ोगे ना, आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव और यूज ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो यूज ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट में डायग्नोसिस है, प्रेडिक्शन है, प्रोग्नोसिस है, आपका इंटरवेंशन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं हमारे असेसमेंट के। जब भी एज ए काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट आप काम करेंगे, तो जो प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से मान लो हम जान पाए अच्छे तरीके से, तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज जो असेसमेंट है वो नीड रिक्वायर्ड होती है। दूसरी चीज, हर असेसमेंट में अलग अलग टेस्ट हैं, यूज होते हैं, अलग अलग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्लाइंट, द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। पहले वाला होता है ना जो मतलब प्रॉब्लम से पहले एनालाइज किया जाता है। हाँ जी, ठीक है। सपोज एक क्लास में आपने ग्रुप असेसमेंट की, ग्रुप असेसमेंट में आपने देखा कि कुछ जो बच्चे हैं वो रिस्क पे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायग्नोज्ड है, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम मान लो आगे देख सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, तो उस चीज का भी हम पहले से ही उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हर तरह की असेसमेंट अवेलेबल है आपके साइकोलॉजी में। आप देखोगे जितने भी एट्रीब्यूट है साइकोलॉजी के एट्रीब्यूट, उन सब एट्रीब्यूट की असेसमेंट हमारे पास अवेलेबल है। वो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, और उनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी होती है। उनका जो रिजल्ट है वो आप असेस करें अच्छे से, जब आपको आ जाएगा, मैं असेस करूं, एम्स हॉस्पिटल असेस करे, फोर्टिस हॉस्पिटल असेस करे, कोई दूसरी सिटी में, कोई भोपाल में कोई साइकोलॉजिस्ट असेस करे, तो बेसिकली वो असेसमेंट जो प्रोसीजर सिस्टम जो है वो सेम होता है, और मोस्ट प्रोबेबली उनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी हाई होती है, तो उनका रिजल्ट्स भी जो है लगभग सेम आता है। तो वी कैन, अभी जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छा एक स्टेप लिया कि भी जो गाइडलाइंस नहीं थी पहले, अभी एक फिक्स गाइडलाइंस बना दी पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के लिए, डिसेबिलिटी के लिए। तो वो जहां पर भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो साइकोलॉजिस्ट उस चीज को यूज करते हैं, वही चीज इम्प्लीमेंट होती है, वही टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, और उसका जो डायग्नोसिस भी है उसका भी कैटेगराइजेशन कर दिया कि उसी कैटेगराइजेशन में आपको डायग्नोसिस भी देना है, राइट। कि भी एक बार अभी बाहर डिफरेंस होता है कि भी ऑब्जेक्टिव क्या है असेसमेंट का। अभी ये कोई एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो उनकी पूरी फैमिली बाहर जा रही थी, तो वो बाहर जा रही थी, तो वहां पर एक बच्चा था जिसको साइकोलॉजिकल इश्यू थे। तो वो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बेसिस पे असेसमेंट किया लोगों ने, और उनको वीजा नहीं मिला। तो वीजा में एक कंडीशन लगा दी उन्होंने यूएसए में कि भी आपको अगर वीजा चाहिए तो आपको एस्कॉर्ट देना पड़ेगा। एस्कॉर्ट इन द सेंस कि वहां पे एक प्रोविजन है, यू कैन पे टू ए पर्सन, और वो एज ए एस्कॉर्ट उसके साथ में काम करेगा तो वीजा मिलेगा। लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है उस इंडिविजुअल की, वो फंक्शनिंग बहुत ऐसी थी कि वो इंडिपेंडेंट था,
लेकिन क्राइटेरिया जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है उसमें ये चीज आ रही थी कि भाई ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का केस है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसमें। अब वो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड आते ही उनका कंडीशन आ जाती है कि भाई ये इसको एस्पोर्ट चाहिए, राइट। तो एस्पोर्ट क्या होता है सर? एस्कोर्ट मान लो केयर टेकर। तो वो जो कंडीशन है अब आगे, तो वो पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे। पुलिस भी तो होती है, उसका मतलब क्या होता है? एस्कोर्ट मतलब केयर टेकर जो है, मान लो जो ध्यान रखता है उसका, एक तरह का मान लो शेडोइंग करता है, ठीक है। शेडरिंग क्या है सर? शेडोइंग मतलब उसको कवर प्रोवाइड कराता है जो। भाई अगर कोई अपने आप को ना संभाल पाए तो उसकी टेक केयर करता है, ठीक है सर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है कि वो जब नहीं मिला तो फिर वो घूम के 4-5 जगह असेसमेंट कराया, तो उन्होंने एक और अपॉइंटमेंट लिया कि भी एक बार और आपको ये असेसमेंट करवा के लाओ और चलो दिखा दो। तो वो आए हमारे पास, तो हमने क्या किया, उसका फंक्शनल अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट किया कि भी उसकी फंक्शनिंग क्या है। आईडी तो है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बट उसका मेंटल एज क्या है और उसके साथ साथ में उसकी फंक्शनिंग क्या है, अडेप्टिव बिहेवियर कैसा है। और जो यूएसए की जो असेसमेंट पैटर्न्स है उसी के बेसिस पे असेसमेंट करके एक रिपोर्ट बना के हमने दी कि भी द चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट और उसका जो मेंटल एज है वो इतना है, उस मेंटल एज के पर्सन को एस्कोर्ट की जरूरत नहीं है एज पर योर रूल। तो उसको वीजा वो मिल गया उसको एस्कोर्ट देने की, क्योंकि वो $3000 पर मंथ उसको पे करना पड़ता नहीं। तो डिपेंड ऑन द असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है असेसमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सीबीएसई स्कूल्स हैं, आप एज ए काउंसलर होगे तो आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी कि अब बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिसऑर्डर, कोई सिजोफ्रेनिक केस है, डिप्रेशन का केस है, कोई डिसेबिलिटी है। तो सीबीएसई इज गिविंग एग्जम्पशन, सीबीएसई एग्जम्पशन देती है, लेकिन उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिखा हुआ है। एक मिनट सर। धोनी जी आप लिख लो अपने क्वेश्चंस ना, मैं फिर इकट्ठे आंसर कर दूंगा आपको। ठीक है। तो वो जो सीबीएसई जो है उसमें गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे 2019 का लेटेस्ट सर्कुलर है, उसी को फॉलो करते हैं अभी तक। तो उसमें मेंशन है कि आपको ये असेसमेंट इस तरह से करनी है और उसकी ये गाइडलाइंस है, आप ये करके दो, और फिर हमें रिकमेंडेशंस जो है वो लिख के देनी होती हैं सीबीएसई को। तो वो सीबीएसई फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम है, उसको स्क्राइब चाहिए, तो स्क्राइब मतलब राइटर चाहिए उसको कोई अलग से स्पेस चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हम रिकमेंड करके दे देते हैं उसमें लिख के कि उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली इस बच्चे को ये चीजों की नीड है और एज पर रूल उसका राइट भी है और उसको चाहिए, तो वो उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो कंसीडर जो होता है ये सारा का सारा असेसमेंट बेसिस पे होता है। तो कुछ असेसमेंट्स जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पस अलग अलग चीजों के लिए होती है। मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे। ये एक असेसमेंट रिपोर्ट है, सपोज ये पूरी असेसमेंट रिपोर्ट है, डिफरेंट क्या क्या टेस्ट यूज किए हैं। आप ये ऐसी रिपोर्ट्स आपके पास आएंगी, आपको पता होना चाहिए कि भी ये कुछ टेस्ट के नाम है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। उसकी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन क्या थी उस टाइम पे, उसका आईक्यू क्या है, फुल स्केल आईक्यू 81 है, बॉर्डरलाइन है, ठीक है, बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल है। उसका साथ में उसका अगर एडीएसडी जैसे हाइपर एक्टिविटी, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, अटेंशन कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जैसे एट रिस्क लिखा है, एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है या एवरेज लेवल है, ये हमें पता चलता है पूरा डिटेल में। आप अगर उसको पढ़ोगे, अगर उसका राइटिंग का एकेडमिक का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें जैसे रीडिंग डेफिशिएंट दिखा रहा है, स्पेलिंग मैथमेटिक्स है, तो पूरा का पूरा एक असेसमेंट जो है वो होगा। ये शायद मेरे ख्याल में फोर्टिस हॉस्पिटल की रिपोर्ट है शायद। तो ये इस तरह से असेसमेंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव एक असेसमेंट जो है वो बनाते हैं। जनरली क्या होता है, इतनी नीड नहीं होती टेस्ट की, ये वो टेस्ट वो लोग करते हैं जो काफी फीस पैसा लेते हैं, तो उसके बेसिस पे उनको 4-5-6 टेस्ट 5-6 सेशंस करके दिखाना होता है, तो उस हिसाब से वो करते हैं। एग्जैक्टली जो बच्चे की नीड है उसके हिसाब से इसमें से सिर्फ 2 टेस्ट यूजफुल हैं जो उससे मान लो फुलफिलमेंट जो है हो सकती थी अगर मान लो वो साइकोलॉजिस्ट करना चाहे तो, ठीक है।
अब जैसे ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भी लिखा है मेलिन इंटेलिजेंस स्केल, कॉफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, टेस्ट ऑफ रिटन लैंग्वेज, क्लिनिकल, जो ये पूरा का पूरा फिर उसका एक मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी होती है, हर तरह के स्कोर के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ये एकेडमिक से रिलेटेड सीबीएसई को देने के लिए होती हैं। तो उसमें ये देखो लिखा हुआ है, एज पर गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई द फॉलोइंग अकोमोडेशंस कैन बी प्रोवाइडेड इन द स्कूल एज अकाउंट ऑफ हिज डिसेबिलिटी इन राइटिंग, यूज ऑफ स्क्राइब और एमएनएस शुड बी परमिटेड। जो राइटर होता है, एग्जम्पशन हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, सोशल स्टडीज को हैवी लगती है, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इशू है उसको, या फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि भी 3 आवर्स में 60 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो है अभी सीबीएसई ने और भी एड ऑन किए हुए हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है अकोमोडेशंस जो उसको मिल सकता है उस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली जो अगर आप दो ही तरह के टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक एजुकेशनल और एक आईक्यू टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बेसिस पे दैट वी कैन फाइंड आउट, वी कैन मेक ए गोल आल्सो। इंटरवेंशन की जो हम बात करते हैं ना, जैसे उसको मान लो एजुकेशनल असेसमेंट किया, उसमें ये प्रॉब्लम मिली, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो उसको हमें पता चला कि उसका सोशल इंटेलिजेंस जो है वो ठीक है, विजुअल मोटर प्रॉब्लम है, ऐसे है, या मेमोरी में इशू है, या मतलब कोई भी एक इशू पता चला, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस जो हैं वो हम उसको बता सकते हैं, ताकि कि भी जिससे कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स है तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान जो है वो होना चाहिए, उसको मोटिवेट करना है, उसके सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसको सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। ये सब चीजें जो है उसकी नीड के बेसिस पे हम वो असेस करके देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है असेसमेंट का, उसकी हिस्ट्री क्या है, बेसिकली जो बर्थ हिस्ट्री है अभी तक की, नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, क्या टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आजकल वो रिपोर्ट में मेंशन करने लगे व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेस्ट, ठीक है। फिर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन जो है ड्यूरिंग असेसमेंट क्या होंगी, क्या थी, फिर टेस्ट का क्या रिजल्ट आया है, ये सारा टेस्ट से आपको मिलेगा पूरा। फिर दूसरा टेस्ट लगाया है तो उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, क्या इंप्रेशन बना, क्लिनिकल इंप्रेशन बोलते हैं, सारी असेसमेंट्स को मिला के। अब इसमें क्या होता है, ये लाइन इसलिए लिखते हैं हम, बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल हिस्ट्री, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एंड द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। यानी कि कल को कोई क्लेम ना करे, दिस इज नॉट आवर फाइंडिंग्स, दिस इज फाइंडिंग ऑफ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे हम ये बता रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक लीगल पर्पज से उसमें हम कह सकते हैं कि भी जब भी बच्चे ने वो एडमिनिस्ट्रेट किया था तो उसके बेसिस पे ये सारी चीजें आई। तो ये तो होता है एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट है जो आपके पास आएगी जब आप काउंसलर होंगे, तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आपके पास आएंगी जो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगी आपको उस चीज के लिए, ठीक है। सर वाई वी राइट नॉट फॉर मेडिकल लीगल पर्पस, तो लीगल और मेडिकल पर्पस के लिए इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उसमें एक पूरा पैनल बैठता है, ठीक है। कोई भी डायग्नोसिस होता है तो जैसे सीबीएसई है या और कहीं मांगते, वहां नहीं मांगते ऐसे, बट आपको मान लो किसी को पेंशन देनी है, कोई मेंटल इलनेस का केस है, उसको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो वो पेंशन जो मिलेगी तो उसके लिए क्या चाहिएगा, उसके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उनका, मेंटल इलनेस केसेस में भी। तो वो सर्टिफिकेट जो बनेगा वो कितने % का है, उसके लिए पूरा बोर्ड बैठता है, उसमें 4-5 डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। तो वो पैनल पूरा बैठता है, वो लीगल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जो इंडिविजुअल असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं उसके लिए हम बेसिकली वो नहीं लिखते। सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम केस स्टडी ऑफ ए, हाउ इट इज डिफरेंट, मैं नहीं समझ पाया नम्रता, आप बोलिए। और सर जैसे आपने बताया कि जो पूरी रिपोर्ट होती है ये बेसिकली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होती है, तो हम साइकोलॉजी में जो केस स्टडी करते हैं उसमें भी सर ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है, पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर हिस्ट्री। तो सर ये उसी से रिलेटेड है या उसका एक शॉर्टर वर्जन होता है? नहीं, ये वो एक प्रोसेस है। जैसे अब मैं रिपोर्ट लिखूंगा तो सबसे पहले मैं केस हिस्ट्री लूंगा, ये जो मैं इंफॉर्मेशन लिखूंगा कहाँ से लिखूंगा,
मैं केस हिस्ट्री लेके लिखूंगा. केस हिस्ट्री इज वन मेथड इन विच हेल्प इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. ठीक है. आप लोग जो अपनी रिपोर्ट लिखेंगे सबमिशन के लिए वो कोर्स पर्पस के लिए है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए होती है, वो डिफरेंट होती है. बट ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होती हैं, जब हम किसी का डायग्नोसिस करते हैं. ठीक है. तो वो केस हिस्ट्री जो है वो हेल्प Okay, sir. करती Okay, है, sir. हेल्प Okay. करेगी हमें. बट जो केस हिस्ट्री आप लिखते हैं अपने प्रैक्टिकल टाइप काम के लिए या आपके प्रोजेक्ट के लिए, ये है वो एक डिफरेंट पार्ट है. उसमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं होता कि कोई साइकोलॉजिस्ट उसमें साइन करेगा, स्टैम्प करेगा, वेरीफाइड करेगा. वो सब इतना नहीं होता है. जस्ट सिंपल दैट इज एक्टिविटी फॉर लर्निंग, दैट यू लर्न ए टेस्ट एंड यू राइट अबाउट दैट केस. ठीक है. और जबकि आप जो केस हिस्ट्री लिखते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो ओरिजिनल नाम ना लिखें उसका, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, आइडेंटिटी है, उसको मेंशन ना करें. लेकिन साइकोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हम उसमें ओरिजिनल नाम और ये सब चीजें लिखते हैं. आपने देखा ना, मैंने ब्लैक कर रखा है कई जगह पे, ताकि यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट आर द हु इज दैट पर्सन पर्टिकुलर केस. तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हमें वो रखनी पड़ती है उस चीज के लिए. ठीक है. तो ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट असेस करते हैं. इंडिया में आज के टाइम पे जो भी आप एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनाएंगे उसके लिए आपको आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. ठीक है. क्योंकि आप काउंसलर हैं. जस्ट आई विल टेक 1 मिनट मोर अबाउट दैट. आई विल शो यू कि आपको पता होना चाहिए. कई लोगों ने नाम सुना है, आरसीआई सुना है. हाँ सर, रिहेबिलिटेशन काउंसिल. क्या है वो आपके लिए, क्या यूजफुल है उसका, कुछ है कहीं कुछ मेंशन है साइकोलॉजी उसमें? सर वो नॉर्म्स बनाते हैं. अच्छा जी. नॉर्म्स नहीं बनाते. सर जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये बेसिकली एक ऐसी काउंसिल है जो, जैसे एमसीआई सुना है आपने, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी एमबीबीएस डिग्री कर लेता है तब तक वो डॉक्टर नहीं कहलाता जब तक एमसीआई से रजिस्ट्रेशन ना हो. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं इसमें जो आरसीआई से जब तक एफिलिएशन नहीं होगी तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. ठीक है. ये कोर्स है साइकोलॉजी से रिलेटेड, आप देख रहे हो सबसे पहले ही इन द फील्ड ऑफ 2 ईयर की एमफिल. कोई बोल रहा था कि सर एमफिल बंद होगी. एमफिल बंद नहीं होती है, ये 2 ईयर की एमफिल होती है, क्लिनिकल बेस्ड होती है. एक प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है 1 ईयर का. एक साइड डी होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, अभी रनिंग नहीं है, ये इन द प्रोसेस है कई जगह. एमफिल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी होती है 2 ईयर की. एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और एमफिल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी बोथ आर 2 ईयर, जो कि फुल फ्लैश आरसीआई रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट बनाती है. राइट. ये प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है. दिस इज फॉर असिस्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. पीजीडीआरपी रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी है, दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसलर. ठीक है. बट ये जो एमफिल डिग्री है दोनों, ये फुल फ्लैश साइकोलॉजिस्ट बनाती हैं. इनका अपना अपना अलग अलग काम है, अलग अलग चीजें हैं, मेंशन है. ठीक है. और भी बहुत सारे कोर्स हैं, ये नीचे देखोगे आप तो काफी कुछ कोर्सेज हैं दूसरे फील्ड से रिलेटेड हैं. जैसे स्पेशल एजुकेशन आपने सुना होगा, तो स्पेशल एजुकेशन है. विजन इंस्टीट्यूट, बहुत जगह इंस्टीट्यूट्स हैं जो चलाते हैं. विजन इंस्टीट्यूट में काफी कोर्स हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड भी. जैसे बीएड होती है, वहाँ डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन का. तो ये अलग अलग फील्ड है, अलग अलग डिसेबिलिटी से रिलेटेड. जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में अलग ही आ गया डिसऑर्डर्स में. ठीक है. रिहेबिलिटेशन थेरेपी का अलग कोर्स आ गया. वोकेशनल काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सोशल वर्कर अलग से आ गया एक कोर्स. इसमें कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन का आ गया. तो ये ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो आरसीआई के अंदर होते हैं. लेकिन हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो पर्टिकुलरली ये 5-6 कोर्स जो है वो मेंशन है. ठीक है. इनका अलग अलग आप देखोगे यहाँ की सर ये होते कहाँ से हैं, तो यू कैन फाइंड आउट दैट इंस्टीट्यूट. यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है. ओके. अब जैसे आप देखोगे कि भी सपोज ये सीआरई प्रोग्राम होते हैं. ठीक है. ये सीआरई प्रोग्राम होते हैं, यानी कि 5 साल में हमें सीआरई प्रोग्राम करने होते हैं जो आरसीआई रजिस्टर्ड लोग हैं.
राइट। अब जैसे सपोज ये आ गया मेरा नंबर और नाम, वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए नेशनल सेमिनार, जोनल लेवल सेमिनार, सीट इसकी फिल हो चुकी है वैसे, तो वो हम ये कोर्स करवाते भी हैं। जैसे अब मैं अगर करवाता हूँ तो आई एम एज ए कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर को हमें अलग से पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट मिलते हैं तो हमें 5 साल में 100 पॉइंट काउंट करने होते हैं। अब ये कहाँ पे करा रहे हो आप? पांडव नगर में? ये द्वारका। तो ये जो है, ये जो इस तरह के सीआरई बोलते हैं उसको, सीआरई बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी के भी टॉपिक्स पे करवाते हैं, अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे होता है वो, ठीक है। अब सीआरआर रजिस्टर्ड जो होते हैं, ये कैटेगरीज होती है अलग अलग। जैसे आप इसको अगर यहाँ से सर्च कर सकते हो, आप अपने सीआरआर नंबर से आप इसको सर्च कर सकते हो, तो सीआरआर नंबर से जो है वो सर्च हो जाता है, ठीक है। पूरा मान लो वो सर्च हो जाएगा कि भाई क्या डिग्री कब करी, कैसे करी, ये सब सर्च हो जाता है उसमें। या सीआरआर नंबर आप उसका डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ से प्रोफेशनल्स पता चलते हैं। जैसे जहाँ पे भी गवर्नमेंट में, जैसे मैंने कोई असेसमेंट करके दिया तो मैंने मेरे नीचे मैंने मेरा आरसीआई नंबर लिखा, तो दे कैन सर्च थ्रू आरसीआई रजिस्ट्रेशन, और उसके बेसिस पे वो देख सकते हैं कि भाई इसका अभी तक वैलिड है कि नहीं आरसीआई रजिस्ट्रेशन। तो ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो जो है इस तरह का होता है, जस्ट फॉर यू, बिकॉज एज ए काउंसलर, लाइक आपके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, यू शुड नो कि भी वो जो पर्सन है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, वो प्रोफेशनल है, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है कि नहीं है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस, राइट। अब बात आती है आपके प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट आपको कैसे लिखना है। अभी तक क्या आइडिया है? एनीबॉडी कैन टेल मी प्लीज। डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रिपोर्ट। बिब्लियोग्राफी और रिपोर्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, कि हम जो भी मटेरियल लिख रहे हैं उस मटेरियल में अगर हम बुक से कोई रेलेवेंट बुक से कोई रेफरेंस ले रहे हैं, किसी बुक से हम कुछ लिख रहे हैं तो बिब्लियोग्राफी होता है, और रिसर्च जर्नल प्रोजेक्ट से हम अगर कुछ ले रहे हैं that will count as a reference. Okay. अभी तक क्या समझ में आया आपको कि आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है? कोई बताएगा? 4-5 दिन में कुछ एक्टिविटीज आपने की हैं? सर हमें अपने सब्जेक्ट पे जो भी टेस्ट हमें मिले हैं वो सब्जेक्ट परफॉर्म करके देखने हैं सर, उनको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करके देखना है, फिर उसकी सर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है एक प्रॉपर, कि हमने उस पे जो रिजल्ट, हमने जो उस पे किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या प्रोसीजर था और क्या हमारे टेस्ट आए सर। ओके, गुड। और कुछ? तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपकी एक्टिविटी है क्या क्या, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ क्लास 10 कर रहे हैं डायरेक्टली, एंड मे बी दे आर नॉट लाइक फोकसिंग ऑन कि किस तरह से। Yes, my screen is visible to all of you. यस सर। ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से सुनना है इसको। ये आपके हैंडबुक है जो आपको गाइडेंस काउंसलिंग के लिए मिली है आपको, ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी है प्लानिंग प्रिपेयरिंग गाइडेंस प्रोग्राम फॉर स्कूल, दैट इज कंपल्सरी एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी कितने पेजेस में लिखी जाएगी? अब आप बोलोगे सर एक बार दिखा दो कुछ, है ना? मम्मा जी को नहीं मारते ना तू।